सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में प्रसार भारती के नए सीईओ कौन बने हैं। तो आंसर होगा गौरव द्विवेदी। तो याद रखना, अभी प्रसार भारती के नए सीईओ बन गए हैं ये गौरव द्विवेदी। ये जो प्रसार भारती है इसे ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत की एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है और इसमें मुख्य रूप से दूरदर्शन और आकाशवाणी शामिल है। इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1997 में हुई थी स्थापना। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ गौरव द्विवेदी बन गए हैं। अभी 22वें लॉ कमीशन यानी विधि आयोग के अध्यक्ष बने थे कौन? ऋतुराज अवस्थी। और रबड़ उद्योग संघ के अध्यक्ष बने थे रमेश केजरीवाल, जबकि फिक्की के अध्यक्ष बने थे सुब्रकांत पांडा। तो ये नाम भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 नवंबर को। तो हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमने इसको पिछले साल ही तो मनाना शुरू किया था 2021 में, यानी कि इस बार ये इसका दूसरा संस्करण है। तो किसकी याद में या किसकी जयंती को मनाते हैं? तो बिरसा मुंडा जी की जयंती को ये दिन मनाया जाता है। बिरसा मुंडा जी से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी मैं आपको बताता हूँ, लिंक करके वो पॉइंट बताऊंगा जो अभी न्यूज में थे। लेकिन इसके अलावा याद रखो, झारखंड का स्थापना दिवस भी 15 नवंबर को ही होता है। बिरसा मुंडा, जिन्हें धरती आबा यानी कि पृथ्वी का जनक के रूप में भी जाना जाता है, वे पूरे भारत में आदिवासी समुदायों के द्वारा भगवान के रूप में पूजनीय हैं। आप जानते हो उड़ीसा के राउरकेला में बन रहा है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, जहां पे 2023 में हॉकी वर्ल्ड कप होंगे और इस स्टेडियम का नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। वैसे इनके नाम पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जो आपको मिलेगा झारखंड के रांची में। अभी बिरसा मुंडा के ऊपर 2 बुकें लिखी गई थी इसी साल। एक है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, उसको लिखा है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने, और एक बुक है द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, जिसको लिखा है तुहीन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा ने। बाकी देखो, 1 नवंबर को हमने वर्ल्ड वेगन डे मनाया था। 3 नवंबर को पहला अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व डे मनाया। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस और उड़ीसा ने 10 नवंबर को बाजरा दिवस मनाया। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और अभी 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया। वैसे अभी 12 नवंबर को लोक प्रसारण दिवस पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में भी मनाया गया, वो भी आप याद रख लो। तो इतने इंपॉर्टेंट डेज हैं अभी तक, ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी कोप 27 शिखर सम्मेलन में जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों को धन उपलब्ध कराने के लिए G7 के नेतृत्व वाली कौन सी योजना शुरू की गई? तो आंसर होगा ग्लोबल शील्ड। आपको पता ही है, अभी 2022 में कोप 27 का आयोजन ये कहां पे हुआ? मिस्र में, मिस्र के शर्म अल शेख में। तो अभी वहीं पे G7 ग्लोबल शील्ड योजना को शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य क्या है? जलवायु आपदाओं से पीड़ित देशों को धन उपलब्ध कराना। तो ग्लोबल शील्ड का समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन जर्मनी के द्वारा किया जाएगा और इसे 58 जलवायु संवेदनशील अर्थव्यवस्थाओं के V20 समूह के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा अच्छा काम है, बेचारे कितने अच्छे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं। तो इतना भी तरस मत खाओ इन पे, क्योंकि जो विकासशील देश है यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो भी डेवलप्ड हो रहे हैं, उन्होंने मांग की है कि भैया जो भी प्रदूषणकारी देश है यानी कि जो भी विकसित देश है, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज है, वो जलवायु परिवर्तन के कारण गरीब विकासशील देशों को जो नुकसान हुआ है, उनको जो क्षति पहुंची है, उसके लिए भुगतान करें। इनका कहने का मतलब है कि जो भी डेवलप्ड हो चुके हैं उन्होंने वातावरण को बहुत क्षति पहुंचाई है। भाई जलवायु के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में तो ज्यादातर बातें अभी हो रही है ना, प्रदूषण पे अभी रोक लग रही है, सारे नियम अभी आ रहे हैं। और जो कंट्रीज डेवलप्ड हो चुकी है उनके समय जब वो डेवलपिंग स्टेज में थी, उस समय ऐसा कुछ रूल नहीं था, तो उन्होंने वातावरण को बहुत प्रदूषित किया। उनके कारण अब जो कंट्रीज डेवलपिंग स्टेज में है उनको दिक्कत आ रही है, उनके सामने बहुत कड़े नियम आ गए। तो उन्होंने ये मांग की थी कि जो भी प्रदूषणकारी देश है यानी कि जो भी विकसित देश है, तो वो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के कारण
जिन गरीब विकासशील देशों को नुकसान हो रहा है, क्षति पहुंच रही है, को भुगतान करे। तो उसी के लिए है ये योजना। नाम याद रखना, ग्लोबल शील्ड इसका नाम है। और पाकिस्तान, घाना, बांग्लादेश, कोस्टा रिका, फिजी, फिलीपींस और सेनेगल इस पहल के तहत धन प्राप्त करने वाले पहले देश होंगे। अच्छा, यह तो बात हो गई कोप 27 की। अगर आपसे पूछेंगे 2022 में इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, मिस्र में हुआ। और इससे पहले कोप 26 का आयोजन हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में 2021 में। कोप 21 भी आप याद रखो, पेरिस में इसका आयोजन हुआ था सन 2015 में, और यहीं पे इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना होती है जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। और कोप 1 का आयोजन हुआ था बर्लिन, जर्मनी में 1995 में। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलो फिर बताओ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में आएगा वो वाला क्वेश्चन है। क्या है? अभी हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा शरद कमल अचंता को। ये टेबल टेनिस प्लेयर है, एक तो ये पॉइंट याद रखना, और ये तमिलनाडु से है। तो अभी खेल व युवा मामलों के मंत्रालय ने, जिसके मंत्री कौन है, अनुराग ठाकुर, अभी इन्होंने राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी है। तो किस खिलाड़ी ने पिछले 4 सालों में खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, उसी को दिया जाता है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो याद रखना, 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है शरद कमल अचंता को। ये टेबल टेनिस प्लेयर है। और इनका नाम याद रखना भी आसान है, एक तो एक ही खिलाड़ी को मिला इस बार। और अभी भारत में किसका शासन है, पंजे का या कमल का? कमल का शासन है। तो वो पुरस्कार भी किसको देंगे? जिसके नाम में कमल होगा। तो शरद कमल, ऐसे याद रख लो। बाकी लक्ष्य सेन आप जानते हो, उनका संबंध बैडमिंटन से है। विकास ठाकुर का संबंध वेटलिफ्टर है ये। और आर प्रज्ञानंद आप जानते हो, चेस प्लेयर है ये। और क्या याद रख सकते हो इससे? एक ये भी याद रखो कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से। तो नाम चेंज हो गया इसका, ये भी याद रखो। और इसमें पुरस्कार राशि भी बदल दी गई। पहले 7.5 लाख रुपए मिला करती थी, अब 25 लाख रुपए मिलती है। और पहली बार, यानी कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था और कब मिला था? 1991-92 में मिला था विश्वनाथ आनंद को, जो कि हमारे पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। अब ये तो बात हो गई मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की। वहीं अर्जुन पुरस्कारों की बात करेंगे तो ये 25 खिलाड़ियों को मिला है। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी होती है? 15 लाख रुपए होती है। और मैं चाहूंगा ये जो 25 खिलाड़ी है, इनको तो हम यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आप खुद से कोशिश करना, एक बार इनके नाम आप देख लो, क्योंकि प्रश्न बन सकता है। यहाँ पे स्टैटिक प्रश्न बन सकता है, खिलाड़ी का नाम दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि इनका संबंध किस खेल से है। इस तरह का प्रश्न बन सकता है। तो एक बार आप जरूर नजरों से निकाल लेना इनको। जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कारों की बात करेंगे तो ये कोच को मिलता है, जो बेस्ट कोच होते हैं उनको मिलता है। इसमें भी 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। लेकिन याद रखना, ये 2 कैटेगरी में मिलता है, एक तो नियमित श्रेणी में और एक लाइफ टाइम श्रेणी में। क्या फर्क होता है दोनों में? इसमें नियमित श्रेणी में उनके पिछले 4 साल का परफॉर्मेंस देखा जाता है, जबकि लाइफ टाइम श्रेणी में पिछले 20 साल का परफॉर्मेंस देखा जाता है। अच्छा, एक और याद रखना, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022, ये भी याद रखो आप। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को ये ट्रॉफी मिली है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना इसे। राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे हम कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद महान हॉकी प्लेयर थे, इनकी जयंती को मनाते हैं। और वैसे तो इन पुरस्कारों की घोषणा उसी दिन की जाती है, लेकिन इस बार थोड़ा लेट हो गए, तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए, अभी हाल ही में आईसीसी की मोस्ट वैल्यूएबल टीम में कितने भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है? तो आंसर होगा 2 खिलाड़ियों को। तो अभी T20 वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद आईसीसी ने सबसे मूल्यवान टीम के नामों की घोषणा कर दी है। इस टीम में इंडियन टीम के भी 2 खिलाड़ी शामिल हैं। कौन कौन? एक तो है विराट कोहली और दूसरे है सूर्य कुमार यादव। अभी आपको याद है T20 वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उसको किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है, पाकिस्तान को हरा करके। और सूर्य कुमार यादव का नाम अभी न्यूज में क्यों था? क्योंकि एक वर्ष में 1000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाले ये पहले भारतीय बने थे। और T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने विराट कोहली।
अभी वैसे विराट कोहली को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ भी चुना गया था, कौन से महीने के लिए? अक्टूबर महीने के लिए। और अभी आपने पढ़ा था आईसीसी के फिर से चेयरमैन बन गए हैं ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड से हैं। आईसीसी की स्थापना होती है 1909 में और हेडक्वार्टर दुबई में है और इसके सीईओ जॉफ एलार्डिस है। अच्छा, आप एक प्रश्न का उत्तर दो कि अभी T20 वर्ल्ड कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर और दो कि अभी किस खिलाड़ी ने विनिंग द इनर बैटल नाम से बुक लिखी है। बताओ आप, हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि की मूर्ति का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया है। ये किसकी स्टैच्यू है? श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की स्टैच्यू है। वे कौन थे? वे बेंगलुरु के संस्थापक थे। और इस स्टैच्यू की बात करेंगे तो इसकी ऊंचाई कितनी है यानी कि हाइट, तो 108 फीट ऊंची ये कांस्य की प्रतिमा है जिसके वास्तुकार हैं रामवी सुतार। रामवी सुतार ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के भी वास्तुकार थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी याद है आपको? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्टैच्यू है। ये कहाँ पे मिलेगी? केवड़िया गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर मिलेगी और ये दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है। कितनी ऊंचाई है उसकी? 182 मीटर। और अगर मैं आपसे पूछूं स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी याद है आपको? तो आप कहोगे हाँ, जो हैदराबाद वाली है वो। संत रामानुजाचार्य जी की स्टैच्यू है, वो 216 फीट ऊंची है और ये बैठी हुई मुद्रा में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है। अच्छा, भगवान बुद्ध की लेटी हुई शयन मुद्रा में सबसे लंबी प्रतिमा बनाई जा रही है। 100 फीट लंबी प्रतिमा होगी ये। कहाँ पे? बोध गया में। जिसके मूर्तिकार कौन है? मिंटू पॉल है। अभी BR अंबेडकर जी की भी स्टेचू बनी है महाराष्ट्र के लातूर में। 70 फीट ऊंची है वो, जिसे कहते हैं स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। वैसे BR अंबेडकर जी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ। अब देखो, यहां प्रश्न में आपने देखा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये केम्पेगौड़ा जी की स्टैच्यू है जिसकी ऊंचाई है 108 फीट। और 108 फीट आपके दिमाग में पहले से फीड होगा क्योंकि कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी ने मोरबी गुजरात में हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। उसकी ऊंचाई भी 108 फीट ही थी। और मोदी जी ने अभी आंध्र प्रदेश के भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य की मूर्ति का भी अनावरण किया था। और स्टैच्यू ऑफ बिलीव यानी कि विश्वास स्वरूपम, ये किसकी स्टैच्यू है? ये भगवान शिव की मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 112 मीटर। कहां पे? राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथ द्वार में ये आपको मिलेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टैच्यूज थी जो अभी न्यूज में है, ये आप ध्यान रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में वांगला महोत्सव का आयोजन ये किस राज्य में किया गया? तो आंसर होगा मेघालय में। तो हर साल मेघालय में ये वांगला उत्सव मनाया जाता है। ये एक फसल उत्सव है जो गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। और याद रखना, मेघालय में एक तो ये गारो जनजाति याद रखो, इसके अलावा 2 और जनजाति पाई जाती है, खासी और जयंतिया जनजाति। वैसे आपको बता दूं, ये जो वांगला महोत्सव है इसको 100 ड्रम यानी कि 100 ड्रम उत्सव के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसमें लंबे अंडाकार शेप वाले ड्रम बजाए जाते हैं। तो वांगला उत्सव ये वे अवसर है जब वह आदिवासी अपने मुख्य देवता यानी कि सूर्य देव को खुश करने के लिए बलिदान चढ़ाते हैं। इसमें पहले दिन किए जाने वाले समारोह को रागुला के रूप में जाना जाता है जो कि मुखिया के घर के अंदर मनाया जाता है। दूसरे दिन को कक्कड़ कहा जाता है। तो सिंपल सा जाना है आपको तो कि ये वांगला महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? मेघालय में। अब इसमें ध्यान से सुनना, कंफ्यूज हो सकते हो एक नाम से आप। ये तो देखो हो गया वांगला महोत्सव, लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि वांचुआ महोत्सव कहां पे मनाया जाता है तो वो असम में मनाया जाता है, तीवा या फिर लालुंग जनजाति के द्वारा। ये भी ध्यान रखो। असम में ही आपको कामाख्या देवी का मंदिर भी मिलेगा जहां पे लगता है अंबुबाची का मेला। और मेले से याद आएगा, खीर भवानी मेला हो गया, बंगस आवाम मेला हो गया। इसका आयोजन होता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में हैरत महोत्सव या कंचोत महोत्सव भी मनाया जाता है। और केरल में ही आपको सबरीमाला का मंदिर मिलेगा जहाँ पे मकर विलक्कू का त्यौहार लगता है। और त्रिशूरपुरम उत्सव, इसका संबंध भी केरल से है, केरल में मनाया जाता है। ये केरल में अट्टुकल पोंगल त्यौहार भी मनाया जाता है, ओणम फेस्टिवल भी मनाया जाता है।
जबकि पोंगल ये होता है तमिलनाडु में थाईपुसम त्योहार होता है, आदिपुरम त्योहार होता है। अच्छा, मेदराम जतारा महोत्सव ये कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इसका आयोजन तेलंगाना में होता है। तेलंगाना में बोनालू त्योहार भी होता है, बथुकम्मा उत्सव भी यहीं पे होता है, तो ये भी आप ध्यान रखना। अब देखो बात यहाँ पे मेघालय की है, तो इसके भी देख लेते हैं अपन। ये रहा मैप में मेघालय। देखो मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। यहीं पे आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा? असम राइफल्स का। और इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का आयोजन भी यहीं पे होता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा है और इनकी पार्टी का नाम क्या है? नेशनल पीपल्स पार्टी। ये भारत की सबसे नई पॉलिटिकल पार्टी है, 8वां राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, ये भी याद रख लो। और अब इसके गवर्नर कौन है? चलो ये प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मेघालय के अभी गवर्नर कौन है? आपको याद होगा अभी दूसरा नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक ये होस्ट कर रहा है मेघालय, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान ये आपको मेघालय में मिलेगा, मासिन राम। अभी संयुक्त राष्ट्र विश्व शिखर सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार जीता था मेघालय ने। और अभी मेघालय के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में टेंटेटिव लिस्ट में भी शामिल किया गया। मेघालय में आपको बालपक्रम नेशनल पार्क, नोक्रेक नेशनल पार्क मिलेगा, याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में भारत के किस राज्य को रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड मिला है? तो आंसर होगा केरल को। आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? लंदन में। और वहीं पे केरल पर्यटन को रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक्चुअली में केरल को उसकी स्ट्रीट परियोजना के तहत जल संरक्षण के लिए जो पहल शुरू की थी उसके लिए ये पुरस्कार मिला है। कौन सी पहल? स्ट्रीट पहल। यहाँ पे स्ट्रीट की फुल फॉर्म भी देख लो आप, सस्टेनेबल, टेंजिबल, रेस्पॉन्सिबल, एक्सपीरियंशियल और एथनिक टूरिज्म। वैसे केरल पर्यटन की टैगलाइन भी आप याद रख लो, गॉड ऑन कंट्री। अब बात यहाँ पे केरल की है, तो ये रहा मैप में केरल। तो केरल को गार्डन ऑफ स्पाइस, मसालों का बाग भी कहते हैं। कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, यहीं पे भारत का पहला स्पेस टेक पार्क विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन मिलेगा। और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पे? पिनाराई विजयन है और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। अभी आपको याद है अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया? केरल कोच्चि में किया गया। और अभी पहले केरल ज्योति पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? MT वासुदेवन नायर को। और अभी राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य भी बना है केरल। अभी केरल ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी, किस नाम से? कुंजप्प नाम से। अच्छा, वैसे भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? INS विक्रांत है, जिसको बनाया गया कोचीन शिपयार्ड में। और भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत भी बनाएगा कोचीन शिपयार्ड। अच्छा, केरल का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार ये है जैसी डैनियल, जो अभी किसको मिला था? एक मलयालम फिल्म निर्माता है KP कुमारन को। और पूछे अगर आपसे कि किस राज्य ने देश की पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, तो आंसर होगा केरल। अभी 75वीं संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। इसको अभी केरल ने जीता है पश्चिम बंगाल को हरा करके। और केरल में आपको 2 क्लासिकल डांस मिलेंगे, कथकली और मोहिनीअट्टम। ये भी आप याद रखना। हम बढ़ते हैं आगे। चलो बताओ, किसे 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा कार्लोस सोरा को। तो स्पेनिश फिल्म निर्देशक और लेखक हैं कार्लोस सोरा, जिनको अभी 53वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया जाएगा। आपको याद होगा अभी हम लोगों ने पढ़ा था इस बार ये 53वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये कहाँ पे हो रहा है? तो आंसर होगा गोवा में, गोवा के पणजी में। और याद रखना इसकी शुरुआत होगी डीटन बर्नर के द्वारा निर्देशित ऑस्ट्रियन फिल्म एल्मा एंड ऑस्कर से। वहीं क्रिस्टोफ जानूसी इसकी क्लोजिंग फिल्म होगी। और फ्रांस इस बार स्पॉटलाइट वाला देश है। आशा पारेख की बात करेंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल रहा है इनको 2020 के लिए, ध्यान रखना ये सब। बढ़ते आगे। चलो बताओ, नवंबर 2022 में किसने ब्राजीलियाई फार्मूला 1 ग्रैंड प्री 2022 का खिताब जीता है? तो आंसर होगा जॉर्ज रसेल ने। मर्सिडीज के ड्राइवर हैं जॉर्ज रसेल, जिन्होंने भी ब्राजीलियाई फार्मूला 1 ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया है। ये उनकी इस सीजन की पहली जीत भी है। अभी आपको याद है
किसने लगातार दूसरे साल फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता? मैक्स वर्स्टपन ने। और अभी किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो आंसर होगा सेबेस्टियन वेटेल, रेड बुल के हैं ये। और आप जानते हो भारत किस वर्ष अपनी पहली मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा? तो 2023 में। कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल आपसे पूछा था कि कौन सा देश 2025 में चौथे कबड्डी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा इंग्लैंड। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे। पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसे एक बार जरूर शेयर करना। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो वहां पे आपको इसको एक बार शेयर जरूर करना है। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।